ठीक है। देखिए, अभी आप लोगों में से कुछ लोग आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं यूपीएससी से जो ईएसआईसी के लिए आया हुआ है उसका फॉर्म भर रहे हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। आईबीपीएस की परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है, तो आज हम पेपर 2 से कुछ बातें करेंगे। उसमें जो भी चीज मैं चर्चा करूंगा वह आपके यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी लाभदायक होगा। तो पहले मैं राजभाषा नीति पर बात करूंगा, उसके बाद अनुवाद पर बात करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग रुके रहिएगा अंत तक, ताकि ऐसा ना हो कि अनुवाद की कुछ खास बातें आज छूट जाए। इसके बाद जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आप लोगों से कि 150 से 200 शब्द याद कर लीजिए, आपका पारिभाषिक शब्दावली लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन समस्या आती है वह शब्द हम ढूंढेंगे कहाँ से। मैं आज आपको वह तरीका ही बताऊंगा जिससे आप शब्द ढूंढ पाएंगे। एक तरीका और बताऊंगा कि खाली समय में आप अनुवाद करके कैसे जांच सकते हैं। मान लीजिए जब तक हम लोग अभ्यास करा रहे हैं तब तक तो ठीक है, इसके बाद खाली समय आपको मिलता है, आप चाहते हैं और बैंकिंग अनुवाद करना, तो आपको मटेरियल कहाँ से मिले और उसका अनुवाद कैसे करें, इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। 2 मिनट और लेता हूँ जब तक बाकी लोग जुड़ जाएं, फिर मैं फुल फ्लेज शुरू करूंगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते, सब बढ़िया। जी सर। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन साझा करने का प्रयास करता हूँ। अगर दिखने लगे स्क्रीन तो बताइएगा। ठीक सर। चाय नाश्ता पास में लेके बैठिएगा, ताकि सॉरी, थोड़ा अगर अधिक समय भी मैं ले लूँ ना, तो आज आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आज कई सारी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूंगा। हो सकता है बातें छूट जाए। मैं स्क्रीन साझा करना शुरू कर रहा हूँ, दिखना शुरू हो गया हो तो बताइएगा मुझे। स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी एक जी पावर सर। पॉइंट स्लाइड एक पावर जी पॉइंट सर। स्लाइड मैंने चला रखा है, और मैं संघ की राजभाषा नीति से शुरू करूंगा। ठीक है। संघ की राजभाषा नीति कैसी है, क्या है, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। अगर आप लोगों के पास पेपर पेन होगा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। नोट डाउन करने का आपको लाभ यह मिलेगा कि जो कुछ भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसे आप समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है भाषा। भाषा क्या है? आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हित रहेगा। लेकिन भाषा के बारे में आप जानते हैं कि भाषा का मतलब होता है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। चाहे तो आप बोलकर पहुंचाएं, चाहे लिखकर, चाहे इशारे से। इसमें जो सबसे पहला आता है हमारी मातृभाषा, अर्थात हम अपने घर में बोलते हैं मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, हरियाणी। उसके अलावा पाली, जो कुछ भी भाषा बोलते हैं माँ हमें सिखाती है। मतलब बचपन में जो सीखते हैं वो मातृभाषा है। मातृभाषा से बढ़कर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें सबसे दूसरा जो मिलता है वह है लोक भाषा। लोक भाषा का मतलब है, ये थोड़ा सा जल्दी भाग जा रहा है। लोक भाषा का मतलब है कि जो हम अपने आस पड़ोस में, अगल बगल में बात करते हैं वो हमारी लोक भाषा हो जाती है। इसके बाद लोक भाषा के बाद जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य की भाषा आती है। और फिर यह भारत की विडंबना है कि भारत में राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। राजभाषा का मतलब होता है कि आपके सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग हो। जैसे अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ की राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड में है तो वहां की राजभाषा अंग्रेजी है, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो वहां की राजभाषा हिंदी है, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो वहां की राजभाषा मराठी है। मतलब सरकारी कामकाज, ऑफिशियल कामकाज जो होते हैं उसकी जो भाषा है वह राजभाषा कही जाती है। राजभाषा पे भी एक आध प्रश्न रहता है, और उसके बाद राष्ट्रभाषा, क्योंकि भारत में अभी तक हम लोगों ने बनाया ही नहीं, तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न अभी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। संघ की जो राजभाषा नीति है, अब यहाँ संघ क्या है? संघ का मतलब होता है इंडियन यूनियन। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। उसमें 3 तरह की भाषा, मैंने बताया राष्ट्रभाषा की अवधारणा खत्म हो जा रही है। राज्य भाषा और राजभाषा 2 ही अवधारणा बची है, और ये ट्रायंगुलर रूप में होता है, तिरंगे त्रिकोणीय रूप में चलता है। तीनों एक दूसरे से मिलजुल के चलते हैं।
सबसे पहले संघ की राजभाषा अगर हम बोलें तो राज्य भाषा क्या है? राज्य भाषा मैंने बताया प्रादेशिक भाषाएं हैं, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये हमारे प्रादेशिक भाषाएं हैं। उसके बाद राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि पूरे देश की एक भाषा, जैसे फ्रांस चले जाए तो फ्रेंच है, अगर आप इंग्लैंड चले जाएं तो वहां अंग्रेजी है, कहीं स्पेनिश है, भारत को छोड़ करके। ठीक है। इसके बाद अन्य भाषाएं क्या है? भारत का संविधान है, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 स्वीकृत भाषाएं हैं। स्वीकृत भाषाओं का मतलब हो गया है कि भारत के संविधान में उनको मान्यता दी गई है कि ये भाषाएं हैं। हालांकि कुछ लोग भोजपुरी के लिए, तमाम अलग अलग भाषाओं के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में 22 स्वीकृत भाषाएं हैं। इसे आप नोट करके रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है राजभाषा का मतलब, मैंने आपको बता दिया कि सरकारी कामकाज के लिए, और यही है भारतीयों के लिए हिंदी हमारे लिए संपर्क भाषा। ये साक्षात्कार में मैं बताऊंगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों या राजभाषा क्यों। ठीक है। राजभाषा और अन्य भाषाओं में थोड़ा सा हम अंतर देख लेते हैं क्या है। अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो आप लोग मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, बीच में आप व्यवधान करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम राजभाषा और अन्य भाषाओं में अंतर देखेंगे। राजभाषा जो है यह संवैधानिक शब्द है और यह प्रशासन की भाषा है। जैसे आप सरकारी कामकाज, यदि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा या फिर आप आवेदन कर रहे हैं, उसकी नोटिस जो मिल रही है, यह सभी चीजें आपकी राजभाषा में आती है। अन्य भाषाओं में पता है स्वाभाविक रूप से सृजित है, मतलब आम जनता की भाषा, ये मैं पहले ही बताया। राजभाषा की शब्दावली सीमित होती है, मतलब 500 से 600 पन्ने की जो शब्दावली है उसी में पूरा खेल है, पूरा पत्राचार करना है और पूरी बात ही करनी है। लेकिन ये जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, इनकी शब्दावली एकदम विस्तृत होती है। और ध्यान रखिएगा, राजभाषा नियमों से बंधी हुई है। जैसे कहा जाता है कि राजभाषा में जब आप काम करते हैं तो पैसिव वॉइस में ही लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिख रहे हो या अंग्रेजी में लिख रहे हो। जबकि मुक्त है आपकी राजभाषाएं, स्वाभाविक भाषाएं या अन्य भाषाएं। आपको जो मर्जी वो बोलना है। आप लड़की आ रहा है बोलेंगे तभी चल जाएगा, लड़की जा रहा है बोलेंगे तभी चल जाएगा, लड़का आ रही बोलेंगे वह भी चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद होता है कि जो राजभाषा, इसका प्रयोग का क्षेत्र आपको पता ही है कि सरकारी कामकाज में हम प्रयोग करते हैं, और उसी सरकारी कामकाज में आप हिंदी अधिकारी बन रहे हैं या अनुवाद अधिकारी बन रहे हैं, उसमें यह काम आएगा। इसके बाद है हिंदी की लिपि क्या होगी। देखिए, इसमें चौथी पंक्ति में लिखा हुआ है हिंदी की लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी क्यों है? क्योंकि यह विभिन्न लिपियों से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से काफी सक्षम है और काफी समर्थ है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे क बोलना होगा, क ही बोलूंगा और वही मैं लिखूंगा। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं, अंग्रेजी में सी से भी क होता है, के से भी क होता है, और के से भी क होता है। ठीक है। तो अन्य भाषाओं की यह विविधता है। उसके बाद व्याकरणिक संरचना क्या है? जैसे हमें पता है पुरुष है तो उनकी जो क्रिया बनेगी वह क्रिया स्त्रीलिंग नहीं होगी, पुल्लिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हाँ हाँ, और आजादी से पहले भारत के कई लोगों ने, जो हिंदी भाषी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, विद्वान थे, उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी है। अब हम चलते हैं कि इसके कुछ नियम कानून हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 343 343 एकदम याद हो जाएगा 2 मिनट में। 343 कहता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। भाषा अगर है तो उसकी लिपि भी होनी चाहिए, तो उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये 343 में लिखा हुआ है। इसके बाद इसका जो अंक होगा, अंक अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंतरराष्ट्रीय रूप देखिए, इसमें अंतिम लाइन में 1-2 हम लोग कैसे लिखते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में 1-2 कैसे लिखते हैं। तो ये जो 1-2 की प्रक्रिया है, यह अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंग्रेजी वाला जो है या रोमन कह लेंगे, वह रहेगा। अब जानने वाली एक और बात है, राजभाषा के संबंध में ढेर सारी समितियां हुई। बाकी उस पर मैं उच्छेदों पर बाद में चर्चा करूंगा। मुख्य प्रश्न क्या हो सकता है इस बार का? देखिए, सबसे पहली है केंद्रीय हिंदी समिति, लिख लीजिएगा आप लोग। केंद्रीय हिंदी समिति का काम है हिंदी के प्रचार एवं विकास के लिए काम करना। इसका मतलब है कि यह हिंदी के प्रचार और विकास के लिए सर्वोच्च समिति होती है।
आप लोग लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे जो भी प्रधानमंत्री होंगे वे केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होंगे। और उसके सदस्य सचिव जो होते हैं वे होते हैं राजभाषा विभाग के सचिव। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी। उसके बाद हिंदी सलाहकार समिति होती है। पहली समिति केंद्रीय हिंदी समिति, उसके बाद हिंदी की सलाहकार समिति। अब जितने भी भारत में मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय में हिंदी की सलाहकार समितियां होती हैं। उनका काम है हिंदी के संवर्धन में, हिंदी के विकास में, हिंदी के कार्यान्वयन में सहयोग करना और सलाह देना। जब मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति, ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूजिंग होती है। जैसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न आपसे कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य सचिव कौन होंगे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा राजभाषा विभाग के सचिव, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि गृह मंत्रालय के सचिव, और चौथा विकल्प दिया जाएगा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव, सदस्य सचिव होंगे। तो विकल्प कौन सा लेंगे, ध्यान रखिएगा जिस मंत्रालय के होंगे उसी मंत्रालय के सदस्य सचिव होंगे। इसके बाद अगला है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। हिंदी सलाहकार समिति जैसे हर मंत्रालय में होते हैं, वैसे ही केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी सभी मंत्रालयों में गठित होती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है, अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष राजभाषा विभाग के सचिव होंगे। देखिए फिर से देख लीजिए कि जो मंत्रालयों की समितियां होती हैं, उन समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो संबंधित मंत्रालय के सचिव या फिर मंत्रालय प्रधान होंगे। लेकिन केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह राजभाषा विभाग के सचिव होंगे। इसके बाद अगली समिति है, उसका नाम है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जैसे एक नगर है, मान लेते हैं कलकत्ता है या दिल्ली है, तो दिल्ली में जो पूरे दिल्ली की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होगी, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसके सदस्य होंगे, और इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। 2 बार मतलब हर 6 महीने के बाद। पहली बैठक जुलाई के बाद अर्थात अगस्त में होगी, और दूसरी बैठक जनवरी महीने में होगी। ध्यान रखना यह भी होगा कि अगर 10 या 10 से अधिक केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, यह पूछा जाता है, 10 या 10 से अधिक केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, तभी आपको नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनती है। 10 से कम है तो नहीं बनेगी। अगर छोटा शहर है मान लीजिए, तो वहां 10 से कम सरकारी कार्यालय है तो वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं बनेगी। उसके बाद अगली समिति है विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। विभागीय को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमिटी। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक पूरे वर्ष में 4 बार होती है, मतलब हर 3 महीने के बाद। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल या मई में होगा। उसके बाद फिर अप्रैल, मई, जून, तो इसका भी जुलाई या फिर अगस्त में करते हैं। अपने अपने विभागों की बात है, लेकिन पूरे वित्त वर्ष में 4 बार यह मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के, ये जो वहां के जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उन कार्यालयों में से जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे, मतलब छोटे मोटे कार्यालय हैं और बहुत बड़ा कार्यालय, तो जो बहुत बड़ा कार्यालय है उसके जो अध्यक्ष होंगे वे होते हैं कार्यालय प्रधान, अध्यक्ष होंगे, और सदस्य सचिव उस कार्यालय के राजभाषा अधिकारी होंगे। इसके बाद आते हैं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न उपाय या प्रयास। इसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रपति जी का आदेश। पहला आदेश आया था 1952 में, जब, हाँ बोलिए। थोड़ा सा बैक कीजिए ना, मेरा छूट गया तो फिर बता दूंगा, ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, आपको चिंता ना करें। ठीक है, आप पेज से चलते रहिए, ज्यादा फास्ट हूं तो मैं फिर स्लो हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रयास में सबसे पहले जारी हुआ राष्ट्रपति जी का आदेश। 1952 में हमारा संविधान लागू हुआ, पहला उस समय, उसके बाद 1955 में, फिर 1960 में। इसके बाद जो दूसरा प्रयास हुआ वह प्रयास हुआ
राजभाषा आयोग का गठन, लिख लीजिएगा, ये राजभाषा आयोग बना था 7 जून 1955 को। राजभाषा आयोग 7 जून 1955। उसके बाद फिर बना राजभाषा अधिनियम। देखिए, अधिनियम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत का संविधान बना और संविधान लागू हुआ। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हीं अनुच्छेदों से लेकर के कानून बनाया जाता है। कानून का मतलब एक्ट, ACT, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो फिर जो हमारा भारत का संविधान है उसकी जो धाराएं हैं 343 से 352 तक, उन्हीं में से एक एक सूत्र लेकर के राजभाषा अधिनियम बना 1963 में। बाद में इसमें संशोधन भी हुआ, वो संशोधन होता रहा, फिर बात करेंगे उसकी। उसके बाद अगला जो हुआ काम वो हुआ राजभाषा संकल्प जारी हुआ 1968 में। संकल्प का मतलब ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें उसमें रहती हैं, और ये करना है ये करना है, ये लक्ष्य रहेगा, वो राजभाषा संकल्प में आ गया। इसके बाद फिर बना अधिनियम, पहले बनता है एक्ट बनता है, उसके बाद उससे रूल बनता है। तो फिर उसके बाद राजभाषा नियम बना, ये पहली बार बना 17 जून 1976 में। इसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1987। ये तारीख याद रखिएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अंश और आता है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3). जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, धारा 3(3) यह कहती है कि 14 प्रकार के दस्तावेज हैं, 14 प्रकार के जो दस्तावेज हैं उन्हें द्विभाषी रूप में जारी करना है। द्विभाषी कैसे? हिंदी और अंग्रेजी। जैसे सबसे पहला आता है संकल्प, रिजोल्यूशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके बाद आता है रूल, नियम, अधिनियम, एक्ट नहीं रूल, देखिएगा। उसके बाद आता है प्रेस विज्ञप्ति, अर्थात प्रेस में हम कुछ भी सूचना देते हैं, प्रेस कम्युनिक कहते हैं उसे, वह हमारी द्विभाषी होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार में जाना चाहिए। इसके बाद सूचना, सूचना कहाँ दी जाती है? जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने या IBPS ने आपको भर्ती, रोजगार भर्ती से संबंधित सूचना जारी की, यहीं से आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, तो आप अपने से लेकर के इसको सोच सकते हैं कि सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति आई कि भाई भर्ती होने वाली है, 76 भर्तियां आ रही हैं। उसके बाद उसका पूरा विवरण सूचना के नाम पर जारी किया गया। फिर उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा होने के लिए TCS या किसी संस्थान को ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इसे निविदा कहते हैं। तो उसका फॉर्म निकलता है ना कि आपको इतने रुपए में ठेका लेना है, तो निविदा फॉर्म अर्थात टेंडर फॉर्म है, वो आपका द्विभाषी होना चाहिए। आप अपने से जोड़ के देखिएगा तो एकदम याद रहेगा। इसके बाद टेंडर फॉर्म लोगों ने भरा कि हाँ मैं इतने रुपए में टेंडर होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद फिर टेंडर होने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ठीक है आपको ये परीक्षा ऐसे लेनी इतने दिन में। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में संविदा कहते हैं। और अब देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मजदूर जो होते हैं वो संविदा के मजदूर कहे जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बना। उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर करार हुआ कि हाँ आपको 1 महीने के अंदर परीक्षा ले लेना है। ये तमाम चीजें आपसे संबंधित एग्रीमेंट इसे कहा जाता है, और एग्रीमेंट आपस में भी आप लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर लाइसेंस दिया जाता है, अनुज्ञप्ति बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा, अनुज्ञप्ति। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब बार चलाने का ठेका जो देते हैं, लाइसेंस देते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके यहाँ परीक्षा लेने के लिए या किसी शिक्षण संस्थान को हम लाइसेंस देते हैं, उसे अनुज्ञप्ति कहा जाता है। इसके बाद परमिट, परमिट तो गुजरात में पता ही है कि शराब पीने के लिए परमिट लगता है, इसी तरह रोड पे चलने के लिए परमिट बनता है, तो उसे अनुज्ञा पत्र कहते हैं। उसके बाद आती है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। ठीक है, अधिसूचना के बाद 11वां डॉक्यूमेंट है प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ इस साल हिंदी में कितने काम हुए, या हर महीने आपके यहाँ हिंदी में कितना पत्राचार हुआ, एक तरह का रिपोर्ट बनता है, या फिर इतने लोग छुट्टी पर हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट बनती है। तो प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्ट इसमें आती है, 11वां डॉक्यूमेंट है। इसके बाद 12वां जो कागजात है, बीच बीच में कंप्यूटर हैंग कर रहा है, प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद आता है सामान्य आदेश, जनरल ऑर्डर बोलते हैं। सामान्य आदेश का मतलब जैसे किसी की तैनाती वगैरह होती है या कोई भी अलग काम हो, उसे सामान्य आदेश कहा जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होना चाहिए, आपको जो धारा 3(3) है, नियम ये कहता है कि इसमें सबसे ऊपर हिंदी में लिखा रहेगा। जैसे एक पेज में आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर हिंदी होगा, उसके बाद वाला पैराग्राफ अंग्रेजी का होगा। नहीं तो पेज में प्रथम अंग्रेजी हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी, इस तरह से क्रम चलेगा। मतलब बाईं ओर हिंदी, दाहिनी ओर अंग्रेजी, इस तरह से चलेगा। इसके बाद जो इसमें अगली कार्रवाई होनी है, कागजात की प्रति राजभाषा शाखा को अवश्य दें। ये नौकरी होने के बाद आपको मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रारूप के कारण भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्यान्वयन को मद्देनजर, कार्यान्वयन को देखते हुए भारत को 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग। देखिए भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें 3 रंग से सजाया गया है। पहला देखिए नीले रंग में है, जम्मू कश्मीर, इधर सिक्किम, बंगाल, मेघालय, ये सब नीले रंग में है। ये जितने नीले रंग में आप देख रहे हैं, वे सब गैर हिंदी भाषी या इसे हिंदी तर भाषी राज्य कहते हैं। ये सारे राज्य ग क्षेत्र में आते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले क क्षेत्र में आपके हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं। कहाँ कहाँ हिंदी चलती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हल्का सा पिंकिश दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे क क्षेत्र में आते हैं, जहाँ की राजभाषा हिंदी है या हिंदी अधिक लोग जानते हैं, हिंदी में ज्यादा काम होता है। इसके बाद थोड़ा सा कत्थई कलर का है, आप कलर समझ लीजिए, मुझे रंग थोड़ी पहचान कम आती है। ऐसे राज्य जहां हिंदी के अलावा उस राज्य की भाषा भी चलती है। इसमें पंजाब है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी। ये 3 जो राज्य हैं, ये ख क्षेत्र में आते हैं। बहुत सीमित क्षेत्र है। और इसके बाद इन राज्यों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर हो गया, इधर 7 सिस्टर्स बोलते हैं, असम वगैरह जो है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, गोवा, ये सारे राज्य आपके ग क्षेत्र में आते हैं। ये मैप अगर आप एक बार देख लेंगे तो समझ पाएंगे और दिमाग में बैठा लीजिए, अगर पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार क क्षेत्र में। ठीक है, ये आप देखिए क, ख और ग सामने आपके स्क्रीन पर बिखर रहा है। क क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार। ख क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ देखिए केंद्र शासित प्रदेश है या नहीं है? यस सर। चंडीगढ़ क्या है? स्टेटस है केंद्र शासित है, 2 राज्य की राजधानी है। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, ये बताना मैं भूल गया था। ठीक है, ख क्षेत्र हो गया और इसके बाद ग क्षेत्र, इसके बाद जितना बचे वो ग क्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो याद रख पाएंगे इस तरह से। मैप फिर से दिखा देता हूं, आप मैप आंखों के सामने रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो आप ये 2 चीज जरूर रखिए और बीच बीच में एक बार मोबाइल खोल के देख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ें। जी ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए ऊपर से बारिश हो रही है अक्षरों की। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद राजभाषा नियम 1976, उसमें महत्वपूर्ण क्या है? नियम 1976 का नियम 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह नियम कहता है कि आप अगर किसी को हिंदी में पत्र लिख रहे हैं, खासकर सरकारी कार्यालय में, तो उसे हिंदी देना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर हिंदी में जवाब नहीं देता है तो आप चाहें तो राजभाषा के सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो नियम 5 कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना होगा। उसके बाद नियम 6 कहता है, राजभाषा नियम का नियम 5 और नियम 6 ध्यान रखिएगा। नियम 6 कहता है कि संकल्प, अधिसूचना, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, नोटिस, रिपोर्ट, ये द्विभाषिक होंगे। और अगर ये द्विभाषिक नहीं हुए
तो कभी जांच होती है तो इस पर जो हस्ताक्षर करते हैं, कोई न कोई जारी करने वाला अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, तो उसे इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आपने क्यों नहीं किया, सजा आप भुगतें। इसके बाद नियम 7(1) में आता है आवेदन अपील हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई आवेदन देना है कार्यालय में छुट्टी के लिए, कोई भी आवेदन, तो आपको खुली छूट है कि आप उसको हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। और नियम 7(2) कहता है, इससे प्रश्न पूछा जाता है 7(1) और 7(2) से। 7(2) कहता है कि आवेदन अपील अगर आप हिंदी में करते हैं या पूरी की पूरी कहानी आप अंग्रेजी में लिख के हस्ताक्षर हिंदी में कर देते हैं, तो उसका जवाब आपको हिंदी में मिलना चाहिए, यह नियम कहता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े, ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए, अगला है राजभाषा नियम 1976 का नियम 8। उसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है या बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। पिछली बार शायद पूछा था इसमें से। नियम 8(1) कहता है कि कर्मचारी टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी में अंग्रेजी में कर सकता है। मतलब ऑफिस में फाइलों में लिखना पड़ता है, तो वह आप अंग्रेजी में कर सकते हैं या हिंदी में कर सकते हैं। अगर कर्मचारी अपना काम हिंदी में लिखता है, जैसे आपके फाइल में नोटिंग कर दिया हिंदी में, तो आपका अधिकारी यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसका अनुवाद करके अंग्रेजी में ले आओ। अगर वो करके ले आप कहते हैं तो ये नियम 8(1) का उल्लंघन माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है नियम 8(2). 8(2) कहता है केंद्रीय सरकार का कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो, अंग्रेजी में अनुवाद की मांग नहीं कर सकता। मतलब आप अनुवादक या हिंदी अधिकारी बन के जाते हैं और आपके कार्यालय में कोई कार्य साधक है, अब कार्य साधक बताऊंगा क्या है, तो वह आपसे किसी भी कागजात का आपसे हिंदी का नहीं कहेगा कि इसकी अंग्रेजी में अनुवाद करके दो। कार्य साधक का मतलब है कि भारत सरकार हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम चलाती है। उसमें प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ और आजकल पारंगत 4 तरह के पाठ्यक्रम आ गए हैं। तो जिन लोगों ने प्रवीण या प्रबोध या प्राग की परीक्षा पास की है, वे कार्य साधक ज्ञान में आते हैं। या फिर अगर वह लिख करके दे कि 10वीं तक मैंने हिंदी की पढ़ाई की है या मेरा माध्यम हिंदी रहा है, तो वे लोग कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हैं। तो वे आपसे यह नहीं कह सकते नहीं जी आप मुझे इसका अनुवाद अंग्रेजी में करके दीजिए। और कार्य साधक ज्ञान या हिंदी में प्रवीणता ज्ञान, इसके ऊपर राजभाषा नियम के नियम 9 एवं 10 में विवरण दिया हुआ है। ये फिर अगली चर्चा में हम लोग बात करेंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और नियम हम देख लें। देखिए राजभाषा नियम 5 क्या कहता है, मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना है। उसके बाद क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र, क का मैंने बताया हिंदी भाषी क्षेत्र, और ख क्षेत्र में गिने चुने में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्र हैं। तो वहां जो भी आप चिट्ठी भेजेंगे उस चिट्ठी के ऊपर पता आप हिंदी में लिखेंगे, यह बाध्यता है। उसके बाद कार्यालय में जो टिप्पणियां लिखते हैं उसकी भाषा बड़ी सहज और सरल हो, ज्यादा उबाऊ और ज्यादा व्याकरणिक नहीं लिखेंगे। और कभी कभी दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द उसको आप अंग्रेजी रूपांतरण भी कर सकते हैं, लिप्यंतरण कर सकते हैं। जैसे फाइल लिख लिए, रजिस्टर लिख लीजिए, पिन लिख लीजिए, पेन लिख लीजिए, टेबल लिख लीजिए, इन सब का। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि नेम प्लेट जो है, नेम प्लेट हमेशा 3 भाषा का बनेगा। सबसे पहले ऊपर राज्य की भाषा होगी, राज्य की भाषा के बाद हिंदी भाषा और उसके बाद अंग्रेजी भाषा। इस तरह से प्रारूप बनेगा। और जो रबर स्टैंप होते हैं, रबड़ की मोहरें, रबर स्टैंप आपकी द्विभाषिक होंगी। उसके बाद जो हिंदी में एब्रिविएशंस है वो जैसे लिखते हैं, मान लीजिए नाम एक मैं लिख रहा हूं, अक्षय काला जी हैं, तो इनको या तो ए काला या अ काला लिख सकते हैं। हालांकि अगर हिंदी व्याकरण का रूप देखें तो देखने में भद्दा लगता है, क्योंकि आपका नाम जो है पूरा नाम लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत लंबा चौड़ा नाम है तो फिर शॉर्टकट, जैसे मैं BK शुक्ल हिंदी में लिखूं तो सुनने में थोड़ा गड़बड़ लगेगा, अंग्रेजी में चल जाता है। लेकिन अंग्रेजी का लिप्यंतरण का रूप हम लोग धीरे धीरे अपनाने लगे हैं, तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है
कि हिंदी में प्रोत्साहन कहा जाता है कि प्रोत्साहन से ही हिंदी भाषा को जिंदा रखना है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका संवर्धन भारत सरकार करे और जिसको सीखने पर पैसे मिले। आप लोग भी हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, पढ़ के नौकरी मिल रही है। तो भारत सरकार भी हिंदी प्रोत्साहन योजना चलाती है। क्या है वह योजना, आइडिया है आप में से किसी को? नहीं सर। देखिए, हिंदी हिंदी प्रोत्साहन योजना मतलब अगर आप जी सर। एक वर्ष में, वित्त वर्ष, हिंदी फाइनेंशियल ईयर, मतलब फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट सर, आपका है 1 अप्रैल से लेके, जी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 ये मार्च तक अगर आप हिंदी में कम से कम, अगर आप क क्षेत्र में है तो 20,000 शब्द, और ग क्षेत्र में, क ख में 20,000 शब्द, और ग क्षेत्र में है तो 10,000 शब्द अगर आप काम करते हैं, जैसे फाइलों में लिखे, कहीं लिखे, तो उसके लिए पुरस्कार का प्रावधान है। कैसा पुरस्कार है? जैसे एंट्री मंगाई जाएगी, 10 पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपया है। ठीक है, ये 2 लोगों को दिया जा सकता है इस ऑफिस में आप काम करते हैं। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपया है, यह 3 लोगों को दिया जाता है। और तृतीय पुरस्कार 5 लोगों को दिया जाता है 2,000 रुपया करके। मतलब आपके कार्यालय में अगर लोग, बहुत कम लोग हिंदी में काम करते हैं, तो 10 के 10 लोग ये पुरस्कार ले जा सकते हैं अगर उन्होंने इस शर्त को पूरा किया है तो। उसके बाद हर कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। कैलेंडर वर्ष में आपने अपना 50% काम, ये हिंदी विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है, अगर कैलेंडर वर्ष में आपने 50% काम अपना हिंदी में किया, मतलब 10 फाइलों में काम किया, 5 में हिंदी, 5 अंग्रेजी, तो फिर आपको 600 रुपया मिलता है। ये हर आदमी ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कहीं कहीं कुछ संस्थाएं ज्यादा भी दे देती हैं, लेकिन भारत सरकार का जो नियम है वह यह है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप क्लर्कियल कैडर में जाते हैं और एवरेज, मतलब औसतन 5 टिप्पणी का मतलब होता है नोटिंग, प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट, या फिर पत्र लिखते हैं, लेटर, 5 एवरेज पर डे, या फिर लगभग 300 शब्द में प्रति तिमाही में आपको 160 रुपया मिलेगा। ये शायद बढ़ गया अभी, तो आपको प्रति तिमाही 160 रुपया मिलता है अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो। पहला। उसके बाद आता है कि हिंदी दिवस हर वर्ष मनाते हैं हम लोग। हिंदी दिवस में कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जिनमें अलग अलग पुरस्कार, या विभाग के अनुसार है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में यह जो नियम चलता है कि पहला पुरस्कार 1,800, द्वितीय पुरस्कार 1,500, प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें फिर 1,200, 500 के 2 पुरस्कार, यह पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। उसके बाद हिंदी सुझाव पुरस्कार, अगर आप हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित कोई सुझाव देते हैं और वह स्वीकृत होता है, तो आपको 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का, इसे कुछ कार्यालयों में 3,000 रुपया कर दिया गया। क्या बोल रही हैं? सर तो पीछे के स्क्रीनशॉट करना था, हल्का जो अभी बताए थे। पूछिए, क्या बताए थे? जो प्राइस वाला बताए सर, थे अभी वो सर प्राइस अवार्ड का जो बता रहे थे ना देखिए, सर। प्राइस का ऐसा है, मैंने बताया, अगर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग कार्यालय में करवाती हैं पूरे क क्षेत्र के राज्यों में नोटिंग ड्राफ्टिंग अगर 20,000 शब्द कोई व्यक्ति लिखता है तो 10 पुरस्कार है उसमें। पहला पुरस्कार है 5,000 रुपया, 2 लोगों को मिलेगा। दूसरा पुरस्कार है 3,000 रुपया, 3 लोगों को मिलेगा। और तीसरा पुरस्कार है 2,000 रुपया करके, यह मिलेगा 5 लोगों को, मतलब 10 लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 600 रुपए करके आपको हर कैलेंडर वर्ष मिलता है, हर व्यक्ति जो 50% अपना काम हिंदी में करता है। इसके बाद अगर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग एवरेज 5 चिट्ठी पर डे लिखते हैं तो आपको 150 रुपया प्रति क्वार्टर, मतलब हर तिमाही में 150 रुपया मिलेगा अलग से। ठीक है, उसके बाद यह आप सुन चुकी हैं। इसके बाद आता है, देखिए, हिंदी सुझाव पुरस्कार के बाद आता है हिंदी प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा। अगर आप प्रवीण परीक्षा या प्राज्ञ परीक्षा पास करते हैं तो पास करने पर, मतलब अगर आपका 70% से अधिक है तो कैश प्राइज, 60 से 70 के ब्रैकेट में है तो एक कैश प्राइज, और 59 से लेकर के 55 से 60 के बीच में है तो एक प्राइज, 3 पुरस्कार है। उसके अलावा अगर आप प्राज्ञ परीक्षा पास करते हैं तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है पूरे 1 साल, वेतन वृद्धि
एक वेतन वृद्धि एक साल मान लीजिए आपका इंक्रीमेंट 1400 रुपया बनता है, तो पूरे एक साल बिना डीए के प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें डीए लगता है कि नहीं, और ये जो पैसा मिलता है इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। यह भी प्रश्न रहता है कि आयकर से छूट है या नहीं, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद है, अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखते हैं, ये जो हिंदी प्राग प्रवीण की परीक्षा है, यह परीक्षा तो हिंदी भाषी लोग नहीं दे सकते लेकिन हिंदी टाइपिंग की परीक्षा है। अगर आप हिंदी टाइपिंग का पाठ्यक्रम करते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है, तो हिंदी टाइपिंग सीखने पर अगर आप 97% या उससे अधिक लाते हैं तो आपको 24 रुपए एक मुश्त मिलता है, वन टाइम। और आपका 95 से 97% के बीच में रहता है तो 1600 रुपया मिलता है। और 90% से 95% से 90 से 95 के बीच में होता है आपका, तो 800 रुपया मिलता है एक मुश्त, वन टाइम। और उसके अलावा आपको एक साल जो इंक्रीमेंट मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। ठीक है। ये थे आपके पैसे बांटने वाले। और कुछ चीजें हैं, नमूने ये आपके जरूरत की नहीं है, ये चिट्ठियां आपकी जरूरत की नहीं है, अभ्यास। ठीक है। यहाँ तक राजभाषा नीति, नियम और अधिनियम से कुछ मैंने बात किया। कितना प्रतिशत आप लोग समझ पाए हैं बताएंगे? कुछ समझ में आया दिमाग में? क्या आपसे बोले ना 10%, कि 20%, कुछ भी? हाँ, हाँ जी सर, क्या समझ पूरा में समझ आया? आया सर। जी सर, समझ में आया सर। आपकी आवाज गूंज रही है, सर मैं बोल रही हूँ ना, बोलिए। सर मैं बोल रही थी ना नहीं कि आप सुन पा बोले रहा हूँ ना मैं कि आप। पुरस्कार के दौरान वो जो डीए, सर आप बोले ना कि पुरस्कार के दौरान वो डीए की क्या माफ हो जाता है, तो वो क्या होता है, मैं वो नहीं समझ पा रही। देखिए, आपको जो भी सरकार तनख्वाह देती है ना, उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी देती है। जो भी पेमेंट आपको मिलता है, सैलरी जो मिलती है, उसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता मिलता है, उसको डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं। आपको जो ये पुरस्कार की राशि मिलती है वो डियरनेस अलाउंसेस उस पर नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये एक तरह से प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। दूसरा, अगर आपको जो भी पैसा मिलता है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। इनकम टैक्स का मतलब है कि अगर 5 लाख रुपए से अधिक आपकी सैलरी है या आय है, उसको आप उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जैसे टीडीएस का करते हैं ना। लेकिन यह जो पैसा आपको मिलता है, इस पैसे में किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए एक साल में अगर आप प्रोत्साहन पुरस्कार 15,000 रुपया पाते हैं, तो इस 15,000 रुपया से एक पैसे का आपको टैक्स नहीं देना है। पूरी की पूरी जी व्हाइट सर। मनी है, विदाउट टैक्स। ठीक है। सर चलिए, एक अब प्रश्न। थोड़ा सा हम अनुवाद का अभ्यास कर लें। हाँ या ना? सर ग्रेड हाँ पे क्या बोलिए। होता है सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। ग्रेड पे सर, क्या? ग्रेड पे स्केल। ग्रेड पे आपके इस परीक्षा से संबंधित नहीं है, तो चूंकि समय कम, आप अलग से फोन करके पूछ जी सर। लीजिएगा। जो इस परीक्षा से संबंधित ना हो प्रश्न ना करें, क्योंकि समय बर्बाद होगा। ऑलरेडी 9:40 हो रहा है और बहुत लोग ठंड के मारे सिकुड़ रहे होंगे। मैं भी देखिए कांप रहा हूँ। चलिए, हम बात करेंगे आज अनुवाद का। आप हिंदी से अंग्रेजी करेंगे या अंग्रेजी से हिंदी, यह विकल्प आपको देता हूँ। बताइए कैसे करेंगे? कोई बोले कि सब हमारी इच्छा। हिंदी से अंग्रेजी हम करते हैं आज। हाँ, अंग्रेजी से हिंदी तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पता नहीं आप लोग कितने लोग सुन रहे हैं। मैंने एक वो चैनल बनाया है बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन करके, टेलीग्राम में, और रोज सवेरे 7-8 बजे उसमें ऑडियो ट्रांसलेशन भेजता हूं मैं। अगर उचित लगे तो आप लोग उसमें शामिल हो जाइए और चाय पीते हुए गप्पे मारते हुए सुन सकते हैं, आपके लाभ का होगा। देखिए, चलिए, यह जो विवरण मैंने लिया है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट से लिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट में जो लिखा मुझे, राज्यों की वित्तीय स्थिति में 2020-21 के दौरान महामारी प्रेरित गिरावट की स्थिति में वैविध्यपूर्ण आर्थिक बहाली और उच्च राजस्व संग्रह के परिणाम स्वरूप सुधार हुआ है। कुछ शब्द आपको कठिन लग रहे होंगे, यही शब्द आपको लिख लेना है। यही 200-250 शब्दों का जो खेला होगा, जो मैं बता रहा हूं, इसी में से आता है। देखिए, ये जो वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति को अंग्रेजी में फिस्कल हेल्थ बोलते हैं। स्थिति को हेल्थ यहां बोला गया है,
और फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय। इसके बाद महामारी को आप लोग जानते हैं, महामारी को अंग्रेजी में पैंडेमिक बोला जाता है। नीचे वाली लाइन में मैंने लिखा है पैंडेमिक, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर नहीं ये मैं प्रयास करूंगा कि ये जो अनुवाद कर रहा हूं यह अंश आपको साझा कर दूं ग्रुप में। उसके बाद डिटीरियोरेशन जो है, डिटीरियोरेशन को क्या बोलते हैं? डिटीरियोरेट जो मतलब होता कम करना। है गिरावट। ठीक है, हाँ। ये गिरावट जो बाजार के मामले में इसे गिरावट कहते हैं, या कमी होना या खराब होना। अगला वाक्य है सुधार को क्या बोलेंगे? चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, फिस्कल का मतलब क्या होगा? अभी मैंने बताया, क्या बताया? वित्तीय सर। राजकोषीय। वित्तीय एक जगह लिखते हैं, खाली फिस्कल होगा तो, लेकिन अगर डिफिसिट के साथ है तो इसको राजकोषीय कहते हैं। राजकोषीय घाटा, देखिए यहां लिखा हुआ है सकल राजकोषीय घाटा, GFD इसका छोटा फॉर्म है, छोटा भाई है। ठीक है, इस वाक्य का हम अनुवाद करें, सकल घरेलू उत्पाद, GDP बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक, और क्या होता है उत्पाद को क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट Product. लिखेंगे। Product. ये देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है GDP। आपको आज की चर्चा में कितने शब्द मिल गए? कितने शब्द मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 शब्द मिले। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, हाँ या ना? जी सर। किसी को याद नहीं? ठीक है, जी सर। वेरी गुड, याद हो जाएगा। बहुत अच्छा, कल फिर पूछूंगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अनुवाद के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशन का। ये क्लासेस डेली चलेंगी 9 बजे से। नाश्ता पानी करके खा पी के बैठा बहुत बहुत करिएगा। धन्यवाद सर। और ठीक है, और बीच में आप लोग फालतू चीज पूछ के मत डिस्टर्ब करिएगा, ठीक है? नहीं तो मैं तो भटक जाता हूँ बातों में ही। चलिए काम करते हैं। राज्यों के वित्तीय, सुनिए सुनिए सुनिए, बाद में बात करेंगे। राज्यों की वित्तीय स्थिति में दो, देखिए पराठे की खुशबू आ रही पर राज्यों की वित्तीय स्थिति में, किसी के यहाँ बन रहा है पराठा? आपके यहाँ? आपके यहाँ सुरभि के यहाँ बन रहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति में 2020-21 के दौरान महामारी प्रेरित गिरावट की स्थिति से वैविध्यपूर्ण आर्थिक बहाली, ठीक है, वैविध्यपूर्ण आर्थिक बहाली और उच्च राजस्व संग्रह के परिणाम स्वरूप सुधार हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ है प्रश्न करेंगे, तो सुधार हुआ है। यह अंश आप आगे ले आ सकते हैं। उसके बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति को आप आगे ले सकते हैं। तो इसका अनुवाद जब हम शुरू करेंगे तो द फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट हैज इम्प्रूव्ड। क्या था पंक्ति, क्या थी? राज्यों के, मैंने क्या बताया? राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है ना? उच्च राजस्व संग्रह के परिणाम स्वरूप सुधार हुआ है। तो ये जो सुधार हुआ है इसको हमने पहले ले लिया। क्या हुआ है पूछेंगे तो सुधार हुआ है। इसके बाद वाला अंश है कैसे सुधार हुआ है। आप पूछेंगे ना भाई सुधार हुआ है तो कैसे हुआ है, तो कैसे के लिए यहाँ फ्रॉम लगाया है। और स्टार पैंडेमिक इंड्यूस्ड डिटेरियोरेशन, किससे सुधार हुआ है? तो पैंडेमिक इंड्यूस्ड मतलब महामारी प्रेरित, ये जो महामारी प्रेरित है ना, महामारी के कारण या महामारी प्रेरित, तो स्टार पैंडेमिक इंड्यूस्ड डिटेरियोरेशन, ये आपने नोट कर लिया। अब ये कब हुआ है? 3 चीज मैंने बताया। सबसे पहले आपका हुआ है आर्थिक सुधार हुआ है। कैसे हुआ, किससे हुआ है? तो पैंडेमिक मतलब महामारी के कारण हुए गिरावट के कारण या आर्थिक क्षति के कारण। और कब हुआ है? तो सन 2020-21 में। तो अगला वाक्य है इन 2020 एंड 21, ठीक है। इसके बाद वाला अंश है ऑन द बैक ऑफ ए ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी। इसका अंश हिंदी में क्या है? राज्यों के, ये लिखा हुआ है ना, आर्थिक बहाली वाली जो स्थिति है, वैविध्यपूर्ण आर्थिक बहाली और राजस्व संग्रह, इसके लिए इन्होंने लिखा है ऑन द बैक ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड को इन्होंने वैविध्यपूर्ण लिखा है, इकोनॉमिक को आर्थिक लिखा है, रिकवरी को बहाली लिखा है, एंड और किसके कारण? रिजल्टिंग हाई रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ लिखा है ना राज्य की ये कहाँ गया? उच्च राजस्व संग्रह, उच्च के लिए हाई, राजस्व के लिए रेवेन्यू और संग्रह के लिए इन्होंने कलेक्शन लिखा है, ठीक है। पूरे वाक्य को फिर से सजाएंगे। तो द फिस्कल हेल्थ
of the states have improved from a sharp pandemic-induced deterioration in 2020-21. कब? On the back of a broad-based economic recovery. घबराए नहीं, बहुत कठिन लग रहा है ना? यह वाक्य आपको ऑप्शनल में रह सकता है। इस तरह से 2-3 वाक्य रह सकते हैं। ये जो वैविध्यपूर्ण वैविध्यपूर्ण का मतलब होता है विविध तरह का, विविध तरह का। तो इन्होंने ब्रॉड बेस्ड कहा है, ब्रॉड बेस्ड को वैविध्य कहा है। आप ब्रॉड बेस्ड को विविध रूप का भी लिख सकते हैं। मान लीजिए वहां नहीं याद आया तो आप विविध रूप लिख करके काम चला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे, तो स्टेट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट पता ही है आपको, इज बजटेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 4.3% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी इन इतना टू इतना। मतलब राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का 2020-21 आ गया में सकल जीडीपी के 4% से घटकर इतना रहने की संभावना है। तो जहां से घटता है उसे पहले लिख देंगे। लिखा है ना कि फ्रॉम 4% ऑफ जीडीपी, जीडीपी के 4 इतना परसेंट से कितना 3.4%। कब? ये लिखा हुआ है 2022-23। इस तरह से इस अनुवाद को हमने पूरा किया। पता नहीं मुझे लगता है मेरे समझ में तो नहीं है, आपके समझ में आया क्या? नहीं है समझ जी, सर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन यह डिफिकल्टी कैसे जाएगी? जब ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, इनका अर्थ आप लोगों को देखना है और उस अर्थ को आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में चीजें आ जाएंगी। सिर्फ एक पैसेज और 2 लाइन और हम करेंगे। आगे बढ़े। इच्छा है या बोर हो रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं सर, एक करवाइए। छोटी सी लाइन करेंगे और इसके बाद फिर इसका मैं आपको अनुवाद के लिए दे दूंगा। चलिए, छोटी सी लाइन में अगली लाइन है, ये लेते हैं 2022-23 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। राज्यों ने 2019-20, 20-21 और 21-22 की तुलना में अधिक पूंजी परिव्यय का बजट रखा। अब यह शब्द नोट करिए, पूंजी परिव्यय। सुना है आप लोगों ने नाम? लिख लीजिए इसको। नहीं, सर। कैपिटल आउटले कहा जाता है। ऐसे ही आपको शब्द भी याद हो जाएंगे, अनुवाद भी हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैपिटल आउटले लिख लीजिए। ये कहा गया है कि 2022-23 में राज्यों ने इतना इतना की तुलना में अधिक परिव्यय का बजट रखा है। एक लाइन है, तो सबसे पहले कब रखा है? तो प्रश्न का जवाब आएगा इन 2022-23 में रखा है। क्या रखा है? किसने रखा है? कर्ता कौन है? राज्य हैं, तो द स्टेट या स्टेट। हैज या हैव रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो रखा है, तो हैव। ये जो बजट है, बजट रखा है, इसको बजटेड इन्होंने प्रयोग किया है रिजर्व बैंक ने। बहुत अच्छा शब्द है। आप चाहे बजटेड नहीं याद आ रहा हो तो मिड देयर बजट भी लिख सकते हैं, फिर उसके अनुसार आपको कर्ता और क्रिया मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन 2020-22 स्टेट्स हैव बजटेड क्या? हायर कैपिटल आउटले, अधिक पूंजी परिव्यय का बजट रखा है। अब ये जो तुलना वाली बात है कहाँ है? 2019-20, 20-21 और इसकी तुलना में। यहाँ देन है। कई बार आप देन अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इन कंपैरिजन टू लिख सकते हैं। यहाँ देन अगर नहीं लिखने का मन है तो आप यहाँ इन कंपैरिजन टू लिख सकते हैं। इन कंपैरिजन टू लिख सकते हैं या कंपेयर टू ये लिख सकते हैं। इन 2019-20, 20-21 और 21-22। एक छोटा सा वाक्य था, यह नमूना था। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो 2 पैसेज और है, वह दोनों पैसेज मैं आपको दे दूंगा, आप करके रखिएगा, फिर उसका उत्तर कल सवेरे ऑडियो में मिल जाएगा आपको। क्या विचार है? जी सर। चलेगा? ठीक है। अब आपको एक गुप्त मंत्र, मैंने आपको बताया था अंत तक जुड़े रहिएगा, तो एक छोटा सा गुप्त मंत्र देने जा रहा हूं। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट खोलिए। रिजर्व बैंक की वेबसाइट है www.rbi.org.in। यह वेबसाइट खोलें। वेबसाइट खोलने के बाद देखिए
इसमें आपको एक जगह कहीं ग्लॉसरी मिलेगी। किसी ने देखा है इसको? हाँ या ना? जी आज तक हाँ आपने सर से देखिए। किसी, ठीक है, इसमें आपको एक जगह ग्लॉसरी मिलेगी, मुझे नहीं मिलता है, आप में से किसी को पता है कहाँ मिलेगी ग्लॉसरी? सर वो जो स्टेटमेंट लिखा है ना उसमें क्लिक करने पर मिलेगा। ग्लॉसरी मैंने टाइप किया, ऐसे सर्च करते हैं कंप्यूटर में, मैंने यहाँ ग्लॉसरी कंट्रोल F करके किया, तो ये देखिए बैंकिंग ग्लॉसरी नीचे मिला हुआ है, जहां हमारा माउस का कर्सर है, बैंकिंग ग्लॉसरी मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए बैंकिंग ग्लॉसरी आ गई। ध्यान से देखिएगा इस अंश को। यहाँ देखिए रोज ये आज का शब्द देते हैं, टुडेज वर्ड, फसल उपज के आंकड़े, क्रॉप यील्ड डाटा, और शब्द की लहर इन्होंने कहा है वर्ड ट्रेंडिंग रेन। अब यहाँ देखिए जैसे आपको कोई भी एक शब्द चुनना है, मान लीजिए आ गया, डिक्शनरी में आ गया, कहाँ से देखेंगे? इंग्लिश का शब्द है तो आप इंग्लिश में ले लीजिए, टारगेट लैंग्वेज हिंदी में। इसके बाद ये शब्द यहाँ डाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने शब्द डाला, मान लेते हैं फिस्कल, FISCAL। जैसे ही मैं फिस्कल डालूंगा, फिस्कल से कई आ जाएंगे। देखिए फिस्कल डोमिनेंस में चुन लेता हूँ, फिस्कल डोमिनेंस। अब ये खोज में मैं क्लिक करूंगा तो फिस्कल डोमिनेंस शब्द का आपको नाम बता देगा। हिंदी शब्द क्या है? राजकोषीय प्रभुत्व। ये हो गया वर्ड सर्च करने का। आपको अगला क्या करना है? जैसे ए है, ए पे देख रहे हैं कर्सर है, ए पे मैं क्लिक किया, ए पर क्लिक करूंगा तो यहाँ ए से संबंधित कई शब्द दिखेंगे। जैसे अबेंडेंट कार्गो, अबेंडेंट शब्द से कई चीज बना हुआ है, अबेंडेंट एक है, इसका मतलब हो गया परित्यक्त। क्लेम का मतलब हो गया दावा, अबेटमेंट का मतलब हो गया कमी, तो अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी इससे जुड़े हुआ। जैसे एबडिक्शन, एबडिक्शन का मतलब पद त्याग। ये कई इसमें आएंगे, आप इसमें जाकर के ढूंढ सकते हैं, मोबाइल में भी यह विकल्प उपलब्ध है। इसके बाद मान लीजिए मुझे आर शब्द से ज्यादा बैंकिंग शब्दावलियों में रहते हैं शब्द, तो मैंने आर पे क्लिक किया और आर से देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ बैंकिंग लिखा हुआ है, कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग की शब्दावली में अंतर होता है। जैसे ये एक शब्द है रैकेटरिंग, RACKETERRING। रैकेटरिंग का मतलब होता है ठगी, बैंक से लोग ठगते हैं ना, या फिर इसको प्रशासनिक में कहेंगे धोखाधड़ी का धंधा। रेलवे फ्रेट मतलब रेल भाड़ा। रेज लोन, ये जो रेज लोन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसको उधार लेना होता है। रेन फेड फार्मिंग, हर सेक्शन से आप 3-3, 4-4 शब्द चुन लीजिए। ए से लेकर के जेड तक में आपको 250 से अधिक शब्द नहीं मिलेगा जिसका बार बार प्रयोग हुआ है। जैसे मान लीजिए फ्रेट मैंने एक बार देख लिया, तो फ्रेट से रेल का फ्रेट हो या ट्रैफिक फ्रेट हो, ये चीज आपको पता चलेगी। इस तरह से जब आप खाली बैठे हो, व्हाट्सएप चलाने का मन कर रहा है, यूट्यूब देखने का मन कर रहा है, तो उस समय इसको लगा लीजिए और 2-4 शब्द पढ़ लीजिए खाली, आपका यह काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट कर पाया मैं आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। मुझे लग रहा है पराठे की खुशबू आप लोगों को भी ज्यादा लग रही होगी। ठीक है, मुझे अकेले नहीं लग रही है। तो आज की चर्चा मैं आप लोगों की आज्ञा से यहाँ विराम देना चाहूंगा। क्या कहते हैं आप लोग? 5 मिनट का समय दूंगा, बैटरी भी बोलने वाली है, तो आप चाहें तो